हाँ, दो प्यारे बच्चों, मैं अनूप विश्वकर्मा फिर से अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय AR अनूप विश में आपके लिए एक चैप्टर लेकर फिर से हाजिर हुआ हूँ, जिसको कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो आइए आज हम जो है इस प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, इसको जानना है हमको इस चैप्टर में। और सबसे पहले तो ये जानना है कि किस प्रकार से हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत विफल हुआ। ठीक है, तो आइए आज हम अपने इस चैनल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में और इस वीडियो में कि हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत किस प्रकार से विफल हुआ। ठीक है, यानी कि प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत था, जो प्रकाश को तरंग मान के चला जा रहा था, उसका खंडन किस प्रकार से हुआ। तो अभी तक जब तक बात थी प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, विवर्तन, इन जैसी घटनाओं का जो व्याख्या किया गया वो प्रकाश को तरंग मानकर किया गया। लेकिन जब बात आती है प्रकाश वैद्युत प्रभाव की, तो इस पर ये सिद्धांत विफल हो जाता है, इसकी व्याख्या करने में ये सिद्धांत असफल हो जाता है। तो आइए जानते हैं आज इसके कारणों को, किस प्रकार से और क्यों जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में प्रकाश का तरंग सिद्धांत विफल हो जाता है। ठीक है, तो हेडिंग का नाम है विकिरण की द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति का मतलब प्रकाश द्वि प्रकार का प्रकृति रखता है। द्वि प्रकार का प्रकृति कैसे रखता है? तो नंबर एक है, प्रकाश की द्वैती प्रकृति का मतलब है कि प्रकाश द्वि प्रकार का नेचर रखता है, डुअल नेचर रखता है। और नंबर एक कौन सा नेचर रखता है, जिसको अभी तक हम लोग मानते आए हैं? क्या मानते आए हैं? तरंग प्रकृति। तरंग प्रकृति। ठीक है, तो तरंग प्रकृति के द्वारा किसकी किसकी व्याख्या की गई? प्रकाश के परावर्तन, ठीक है, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। ठीक है, तो इन घटनाओं की जो व्याख्या की गई वो प्रकाश को क्या मानकर की गई? तरंग प्रकृति के बारे में। ठीक, लेकिन जैसे ही बात आती है प्रकाश वैद्युत प्रभाव की, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की, थोड़ा सा जान लेते हैं शॉर्टकट में कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव है क्या। इसका एक मैं एग्जांपल, बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ, सोलर सेल, जिसको कौन नहीं जानता आजकल, बहुत तेजी से इसका प्रचार और प्रसार चल रहा है, सोलर सेल। ठीक है, तो सोलर सेल क्या है? सोलर सेल एक ऐसी युक्ति है जो सौर ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा को? सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है विद्युत ऊर्जा में। तो इस युक्ति के बारे में कौन नहीं जानता आजकल? सभी बच्चा जानता है कि सोलर सेल है। छोटी सी इमरजेंसी आती है ना, तो उसमें भी एक सोलर सेल लगा देता है चार्जिंग के लिए। इससे हो क्या रहा है कि जो लगातार कोयला, पेट्रोल, डीजल जैसे ईंधनों की खपत हो रही है, उसमें लगातार गिरावट आ रही है, जिससे महंगाई से बचने का एक बहुत ही अच्छा साधन है। और प्लस सोलर सेल प्रदूषण मुक्त साधन है। ठीक है, इससे हमारे पर्यावरण को प्रदूषण से भी बचाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए सोलर सेल क्या है? सोलर सेल वो युक्ति है जो सौर ऊर्जा को किसमें रूपांतरित कर देता है? विद्युत ऊर्जा में। ठीक, होता क्या है इसमें कुछ धातु की चद्दर होती है, धातु की सीटें होती हैं, चालकों की पतली पतली पत्तियां लगा दी जाती हैं अर्धचालकों की। ठीक है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम जैसे पदार्थों की पतली पतली पत्तियों को लगाकर पी टाइप एन टाइप पदार्थ तैयार किए जाते हैं। और उन एन टाइप पी टाइप पदार्थों से एक पीएन संधि डायोड का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सोलर सेल कहते हैं। और वो कैसे कार्य करता है? ध्यान देखो, जब इस पर प्रकाश आता है तो इसमें जो धातुएं लगी हैं उनकी सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है। क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आता है। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन परिपथ में चलने लगता है, जिसकी वजह से परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। डिफाइन कैसे करते हैं कि जब पराबैंगनी प्रकाश की किरण को किसी धातु की सतह पर आपतित कराया जाता है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? उत्सर्जित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है, इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, तो जब बात आती है इस प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करने की, तो वहीं पे तरंग सिद्धांत की सारी थ्योरियां धरी रह जाती हैं। ठीक है, फिर होता क्या है, कैसे इसका व्याख्या की जाती है, किस प्रकार से इसको हम आगे पढ़ते हैं, आइए देखते हैं अपने इस वीडियो में। तो देखिए कैसे जो है क्या करते हैं इसमें, तो ध्यान से देखिए, तो प्रकाश का ये तरंग सिद्धांत विफल हो गया था। इसके पहले, तरंग सिद्धांत के पहले न्यूटन चाचा आए थे, न्यूटन आए थे। ठीक है, तो महान वैज्ञानिक न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने क्या कहा था कि प्रकाश जो होता है वो कण प्रकृति रखता है।
प्रकाश कैसा रखता है, कण प्रकृति रखता है। ठीक है, इन्होंने कहा था कि प्रकाश मासलेस पार्टिकल के रूप में आगे बढ़ता है। बाद में जिसका खंडन हुआ था, और खंडन इस कारण से हुआ था कि इन्होंने कहा था सघन माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती। क्यों कहा था इन्होंने ऐसा? क्योंकि इनके समझ में ये था, ये ग्रेविटी से ज्यादा संबंधित थे, तो गुरुत्वाकर्षण बहुत ध्यान देते थे। ठीक, उनका प्रकाश कण है, ठीक है, कण है, तो कण है, तो इसमें जब सघन माध्यम होगा तो और सारे कण होंगे, और सारे कण होंगे, तो कणों के बीच, विभिन्न कणों के बीच क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। ये न्यूटन को पता था। ठीक है, इसी आकर्षण बल को ये ध्यान में रखते हुए बताया था कि ज्यादा जो प्रकाश का कण है उसको ये कण ज्यादा रूप से आकर्षित करेंगे, ज्यादा कण है तो इसमें प्रकाश की चाल बढ़ जाएगी, और जो विरल माध्यम में उसमें कण दूर दूर है, कम कण है, तो कणों के बीच कम आकर्षण बल लगेगा और प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। ऐसा न्यूटन सोचे थे। परंतु क्या हुआ कि एक वैज्ञानिक थे फोको, एक वैज्ञानिक थे फोको, जिन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट कर डाला और एक्सपेरिमेंट करके सिद्ध कर दिया कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। और इस प्रकार से फोको न्यूटन के सारे किए कराए पर फेर गए पानी। ठीक है, फिर बाद में जो है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत जारी हुआ। हाइगेंस ने अपना सिद्धांत दिया जिसके आधार पर प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण जैसी घटनाओं की व्याख्या की गई। ठीक, परंतु जब फिर से बात आई किसकी, प्रकाश विद्युत प्रभाव की, तो फिर से बेचारे टूट गए हाइगेंस। ठीक है, तो फिर एक वैज्ञानिक है हर्ट्ज, लेनार्ड, हलवाग, ये तीन तीन वैज्ञानिक मिल गए। ठीक है, और तीनों वैज्ञानिकों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर इन्होंने कहा कि प्रकाश जो होता है वो कण प्रकृति भी रखता है, प्रकाश जो होता है वो कण प्रकृति भी रखता है और साथ में तरंग प्रकृति भी रखता है। ठीक है, तो देखिए तरंग प्रकृति है क्या और कण प्रकृति क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तरंग का मतलब क्या होता है और कण का मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं। जब तरंगे किसी माध्यम में चलती हैं, तरंगे किसी माध्यम में चलती हैं तो आप जानते हो ना, इस प्रकार से तरंगे चलती हैं, इसमें कहीं पर कोई कटवट नहीं होता, ये निरंतर चलती रहती हैं। ठीक है, इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो सतत बना रहता है, लगातार ऊर्जा ट्रांसफर होती रहती है। ठीक है, तो तरंग में क्या होता है, ऊर्जा का सतत प्रवाह होता है, सतत प्रवाह होता है। ठीक है, तरंगों में क्या होता है कि ऊर्जा का सतत प्रवाह होता है, निरंतर तरंगों में ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। ठीक, और जो कण प्रकृति है, कण प्रकृति का मतलब क्या हुआ, कण प्रकृति का मतलब, ठीक है, तो कण प्रकृति क्या होता है, ध्यान से देखिए। जैसे किसी पाइप से पानी गिर रहा हो तो निरंतर गिरता रहता है ना, ठीक, और कहीं AK-47 लेके गोली दगा रहे हो आप, ठीक है, तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक गोलियां ऐसे निकलती रहती हैं। ठीक, ऐसे कितना भी जल्दी गोली निकले, कितना भी जल्दी गोली निकले, लेकिन उनके बीच कुछ स्थान रह ही जाता है, वो सब एक दूसरे से कुछ अंतराल पे ही निकलती हैं। ठीक है, तो इसमें जो ऊर्जा निकलती है उसमें एक ऊर्जा निकली, फिर थोड़ा सा अंतराल हुआ, फिर दूसरी ऊर्जा, फिर थोड़ा सा अंतराल हुआ, फिर ऊर्जा निकली, फिर अंतराल हुआ, फिर ऊर्जा निकली, इस प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह होता है। अर्थात इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह है वो असतत रूप से होता है, निरंतर नहीं होता, रुक रुक के ऊर्जा का प्रवाह होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कण प्रकृति में ऊर्जा का असतत प्रवाह होता है, असतत प्रवाह होता है। तो ठीक है, मेरे हिसाब से जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है, इस चैप्टर को समझने में बच्चों को बहुत ही समस्या होती है। ठीक है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि आपको एकदम अच्छे से ये चैप्टर आज समझ में आने वाला है। ठीक है, इस चैप्टर की मैं 2 वीडियो अपलोड करूंगा, उन दोनों वीडियो को मिला के आप जब पढ़ लोगे पूरा, तो इस चैप्टर के एक एक पॉइंट, एक एक छोटे से छोटे न्यूमेरिकल आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो है, ये जो कण है, ठीक है, ये कण नहीं है बल्कि ये सारे के सारे कण ऊर्जा के बंडल हैं। ये कण क्या है, ऊर्जा के बंडल हैं। ठीक है, जैसे कुरकुरे का पैकेट होता है वैसे ये क्या है, ऊर्जा के पैकेट हैं। ठीक है, क्वांटा है, इसको क्वांटा भी कहते हैं। ठीक है,
और फोटान भी कहते हैं इसको, फोटान भी कहते हैं। ठीक, अब अगर बात आए कि फोटान क्या है, तो बता सकते हैं कि फोटान को क्वांटा कहते हैं, ऊर्जा का एक प्रकार का पैकेट है, ऊर्जा का एक प्रकार का बंडल है, जिसे गांव के देसी लोग कहते हैं बीड़ी का बंडल है। सुना ना, बीड़ी आजकल ज्यादा लोगों को पसंद होता है, कहते हैं बीड़ी का बंडल है। ठीक, तो बीड़ी के बंडल में होता क्या है, बीड़ियाँ होती है। कुरकुरे के पैकेट में होता क्या, कुरकुरे होता है ना। चिप्स के पैकेट में क्या होता है, चिप्स होता है। ठीक, तो उसी प्रकार से फोटान किसका पैकेट है, ऊर्जा का पैकेट है। तो इस पैकेट के अंदर क्या होगा, ऊर्जा होगा। कितनी ऊर्जा होगी, एच न्यू ऊर्जा होगी। कितनी ऊर्जा होगी, एच न्यू होगी। जहां पे एच क्या है भाई, जहां जहां एच प्लांक नियतांक है, एच क्या है, प्लांक नियतांक है। ठीक है, और न्यू क्या है, न्यू जो होता है आवृत्ति होता है। अच्छा, आवृत्ति क्या है, अभी तक तरंग में पढ़ते थे, एक सेकंड में तय किए गए चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। यहाँ पे आवृत्ति क्या हो जाएगा, एक सेकंड में किसी सतह पर आपतित फोटानों की संख्या को उसकी आवृत्ति कहेंगे, और क्या कहेंगे। ठीक है, आवृत्ति नंबर है तो नंबर ही रहेगा ना, चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। तुम इंसान हो तो इंसान ही रहोगे ना, जानवर थोड़ी ना बन जाओगे। ठीक है, तो जो जो है वो तो वही रहने वाला है। तो आवृत्ति नंबर था तो नंबर ही रहेगा, वहां पे चक्करों की संख्या होता था, यहाँ पे फोटानों की संख्या हो जाएगा। ठीक है, पैकेटों की संख्या हो जाएगा, क्वांटा की संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रकाश को कण प्रकृति माना गया। क्यों माना गया, आप देखो ध्यान से, उसका कारण क्या था। जैसे धातु की सतह है, धातु की सतह है, ठीक है, तो कम आवृत्ति का प्रकाश अगर हम आपतित करा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो एक सेकंड में कम चक्कर लगा रहा है, ऐसे चल रहा है प्रकाश स्लो स्लो। ठीक है, तो अगर ऐसे प्रकाश चल रहा है तो क्या होना चाहिए कि यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन बैठा है, तो आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि किसी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा। ठीक है, किसी कक्षा से या किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या बोलते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक, तो अब हमको ये जो पदार्थ बना ये भी तो परमाणुओं से भी मिलकर बना है। कोई भी पदार्थ का निर्माण होता है तो वो छोटे छोटे कणों से मिलकर होता है, और उन कणों को महर्षि कणाद ने कहा था परम कण है, बाद में उसको नाम दिया गया परमाणु। ठीक है, तो परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने, ये सब जानते हैं आप। ठीक है, आप भी इंटर में पहुंच गए हो तो सारी चीजें जानते हो कि परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इसके पास कोई तरंग है, तो प्रयोग के द्वारा हर्ष और लेनार्ड ने देखा कि जब प्रकाश की तरंग को आपतित कराते हैं यहाँ पे, तो होता क्या है कि जब एक न्यूनतम आवृत्ति की तरंग को आपतित कराया जाता है जिसकी आवृत्ति कम हो, ठीक है, ऐसी प्रकाश को आपतित कराया जाए जिसकी आवृत्ति क्या हो, कम हो, तो उन्होंने देखा क्या कि यहाँ इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो रहा था, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो रहा था जब इसकी आवृत्ति को बढ़ाते थे। ठीक है, तो एक निश्चित आवृत्ति के बाद ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना आरंभ करता था। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे प्रकाश तरंग प्रकृति रखता है, तो इसका मतलब प्रकाश में निरंतर ऊर्जा आ रही है ना, इस तरंग में निरंतर ऊर्जा आ रही है। जैसे कोई घड़ा है, एक कहावत सुनी होगा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से क्या भरता है, घड़ा भरता है। तो इस घड़े में अगर थोड़ी थोड़ी पानी की मात्रा गिरती रहे तो एक टाइम आएगा कि घड़े से पानी ओवर हो ही जाएगा, हो जाएगा ना, घड़ा भर जाएगा, इससे पानी ओवर हो जाएगा। ठीक, तो ठीक उसी प्रकार से इस इलेक्ट्रॉन को जितनी ऊर्जा चाहिए थी बाहर निकलने के लिए, जैसे मान लो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता हो इस इलेक्ट्रॉन को इस कक्षा से बाहर निकलने के लिए, तो तरंग अगर आ रहा है तो कितनी भी न्यूनतम आवृत्ति का आ रहा है, तो इसका मतलब इसके पास निरंतर ऊर्जा आ रही है। तो ये ऊर्जा ग्रहण करता रहेगा, जैसे ही 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा इसके पास होगी तुरंत अपनी कक्षा छोड़कर बाहर निकल जाए। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम सोलर सेल पे बहुत थोड़ी सी प्रकाश की मात्रा आपतित कराएं तो क्या होना चाहिए कि थोड़ी देर बाद प्रकाश लाइट करंट फ्लो हो, परंतु होना तो चाहिए ना, परंतु ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हो नहीं रहा था। ठीक है, इसीलिए उन्होंने कहा कि प्रकाश तरंग प्रकृति नहीं रखता है, प्रकाश तरंग प्रकृति नहीं रखता है,
प्रकाश रखता है कौन सी प्रकृति, कण प्रकृति, कण प्रकृति रखता है, ठीक है। और प्रकाश जब कण प्रकृति रखता है तो इसमें ये जो एच न्यू है, कण का मतलब फोटान के रूप में प्रकाश होता है, तो फोटान में क्या है, एच न्यू है। फोटान की ऊर्जा कितनी होती है, एच न्यू, जहां न्यू क्या है, आवृत्ति है, न्यू क्या है, आवृत्ति। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि न्यू का मान जितना ज्यादा होगा, मतलब उन्होंने इस प्रकार से इसको डिफाइन किया कि कोई किसी भी कक्षा का इलेक्ट्रॉन उतनी ही ऊर्जा ले सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, अगर आपको नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग। देखो इसमें भी यही हो रहा था कि न्यूनतम आवृत्ति की जब प्रकाश को धातु की सतह पे आपतित करा रहे तो फिर भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो रहा था। तो वैज्ञानिकों ने इसका कारण ये बताया कि जब किसी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु है ये, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन है इस कक्षा में, कुछ इसमें है, ठीक है, अपने 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, और कुछ इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में, ठीक। तो अगर कहीं बाहर से इस परमाणु पर ऊर्जा का प्रवाह हो जाए, यानी ऊर्जा आए, ठीक है, तो होता क्या है कि ये कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन उतनी ऊर्जा ले सकता है जितनी ऊर्जा पाकर ये इस कक्षा में चला जाए या इसके आगे वाली कक्षा में चला जाए, ठीक। और उसके बीच बची जो ऊर्जा है, जैसे एग्जाम्पल के लिए, वैसे ऐसे नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें 13.6, इसमें 5 कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट 4 1, ठीक है, तो इसमें जो है 1.13 करके ऐसे, इसमें 0.85 करके ऐसे इस कक्षा की बंधन ऊर्जा है, मान लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। ऐसी इस कक्षा की क्या है, बंधन ऊर्जाएं हैं, ठीक। तो सारी की माइनस में, सारी की सारी ऊर्जा किसमें है, माइनस में है। तो अब ध्यान से देखिए, किसी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, जैसे इस पर कोई फोटान गिरा, इस परमाणु पर कोई फोटान गिरा, और उस फोटान के पास अगर इन दोनों कक्षाओं के बीच के ऊर्जा अंतराल के बराबर ऊर्जा है, इन दोनों कक्षाओं के ऊर्जा अंतराल के बराबर के बीच ऊर्जा अंतराल के बराबर ऊर्जा है, या उसके पास इतना प्लस का इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा है, ठीक है, जिसको पाकर ये कक्षा का इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलने के लिए संभव है कि हाँ वो उतनी ऊर्जा पाकर बाहर निकल जाएगा, तो वो इस कक्षा का इलेक्ट्रॉन उतनी ही ऊर्जा के फोटान को ग्रहण करता है और अन्य फोटानों को ग्रहण नहीं करता है। अर्थात जिस कक्षा से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता, अगर उतनी ऊर्जा का फोटान उस पर आपतित हुआ तो उसको ग्रहण करेगा, अन्यथा नहीं ग्रहण करेगा, ठीक। उससे ज्यादा ऊर्जा का अगर फोटान आया तब भी ग्रहण करेगा, उससे कम ऊर्जा का फोटान है तो वो नहीं ग्रहण करने वाला है, ठीक है। बात यही है कि तू भूखा आदमी है और थोड़ा जिद्दी टाइप का है, अगर मुझे कोई भर पेट खाना खिलाएगा तो मैं खाऊंगा, नहीं तो अधपेटा नहीं खाऊंगा, भूखा ही रह जाऊंगा। इस प्रकार का ये नेचर रखता है जो कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये आदमी कहता है अगर हमको तुम ज्यादा खाना दोगे तो इसमें से जितना आवश्यक है मैं खा लूंगा और बाकी लेकर हवा में हुर्र हो जाऊंगा, हवा में उड़ जाऊंगा, ठीक है, फिर से उसको मैं बाद में खाऊंगा या चलता रहूंगा, उसको लेकर भाग जाऊंगा, ठीक है। ऐसा प्रकृति रखता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर उसके पास कम ऊर्जा वाले फोटान आते हैं तो नहीं ग्रहण करता उसकी ऊर्जा को, अगर उसके पास ज्यादा ऊर्जा वाले फोटान आए तो तुरंत उसकी ऊर्जा को ग्रहण करेगा, जितनी ऊर्जा उसको परमाणु से बाहर निकलने के लिए उतनी ऊर्जा को वो निकलने में व्यय कर देगा और बाकी बची ऊर्जा के साथ और हुर्र हो जाएगा, निकल जाएगा धातु की सतह से, ठीक है। और वो ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक। तो इस प्रकार से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, और इस प्रकार से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की जो घटनाएं है, उस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहा जाता है, ठीक। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव को डिफाइन कैसे करेंगे, आइए समझते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव को किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। तो किसी धातु की सतह पर, जैसे मतलब धातु है, इसमें इलेक्ट्रॉन बैठा है, इस पर प्रकाश को आपतित कराया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, उत्सर्जित हो गया, ठीक है। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, जब किसी धातु की सतह पर पराबैंगनी, जब किसी धातु की सतह पर पराबैंगनी किरणों को आपतित कराया जाता है, पराबैंगनी किरणों अथवा, ठीक है, अथवा प्रकाश को आपतित कराया जाता है तो
धातु की सतह आपतित कराया जाता है तो धातु की, अरे यार क्या हो गया ये, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक, तो जब किसी धातु की सतह पर परावैंगनिक किरणों अथवा प्रकाश की किरणों को आपतित कराया जाता है तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इसी घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक, और जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ है तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इसी प्रकाश इलेक्ट्रॉन को अंग्रेजी में फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और प्रकाश इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो धारा प्रवाहित होती है उसे प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। प्रकाश इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित धारा को प्रकाश धारा कहते हैं। प्रकाश धारा कहते हैं। देखिए, इस वीडियो में पढ़ने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आपको जो चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं लाइव हो तो लाइव में हम पूछ सकते हैं तो दोबारा सर बता सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि लाइव ही हो, लाइव क्लास ही हो। ठीक है, आप थोड़ा सा वीडियो को प्लस करिए और बैक जाइए, रिवर्स प्ले करिए, मैं फिर से उसी चीज को उसी लैंग्वेज में, उसी भाषा में, उसी प्रकार से पढ़ाने लगूंगा। ठीक है, और अगर बात है जैसे लाइव क्लास हो तो मैं दोबारा फिर से पढ़ाऊँ, तो मैं दोबारा अगर फिर से पढ़ाऊंगा ना तो सेम वैसे ही नहीं पढ़ा सकता हूँ मैं। ठीक है, हो सकता है उस बार मैं दूसरा शब्द बोला हूँ, इस बार दूसरा शब्द बोलूंगा, डिफरेंट आ जाएगा, आपको कम चीजें समझ में आएंगी। तो अगर जो चीजें नहीं समझ में आ रही थोड़ा सा वीडियो को रोकिए और पीछे जाइए, फिर से प्ले करिए और फिर से रिवर्स प्ले करके आ जाइए, देखिए चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक, क्लास में क्या होता है आप शर्मा जाते हो। ठीक है, लाइव क्लास की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं क्लास की बात कर रहा हूँ। विद्यालय में जब आप पढ़ते हो तो कुछ लोग होते हैं ना कि आजकल उनके अंदर जो है स्वाभिमान होता है, जागृत हो जाता है। तो उस स्वाभिमान को कहीं ना कहीं पूछने में ना उनको ठेस लगती है, बेइज्जती महसूस होती है। तो पढ़ाई में ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, पढ़ाई में अगर आप बेइज्जती को डरोगे तो पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए यहाँ पर आपकी कोई इंसल्टी नहीं होने वाली है, आपके अलावा कोई नहीं देख रहा कि आप वीडियो को बैक करके गए हो या क्या करके गए हो। ठीक है, तो आसानी से पढ़ाई करिए, आराम से। जो चीज़ ना समझ में आए उसको एक बार रिवर्स प्ले कर लिया करिए। ठीक है, और मेरी सारी की सारी वीडियो अगर आपको नहीं मिल रही है तो मेरा चैनल खोलिएगा, फिजिक्स बाई ए आर अनूप विश्वकर्मा, सॉरी विश्वकर्मा नहीं लिखना है, फिजिक्स बाई ए आर अनूप विश्व। ठीक है, क्या लिखना है, फिजिक्स बाई ई आर अनूप विश्व। ठीक है, तो ये चैनल नाम है, इस चैनल को खोलिए। ठीक है, चैनल में चले जाइए, उसके बाद प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे आपको सारी वीडियो क्रमागत चैप्टर वाइज मिलेंगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम फिजिक्स सेकंड पढ़ा रहे हैं। हालांकि मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है, जो मुझको ज़्यादा अच्छा लगता है वो फिजिक्स फर्स्ट है, लेकिन बस कुछ कारणों बस मुझे फिजिक्स सेकंड पहले पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, तो पहले आप फिजिक्स सेकंड पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे फिजिक्स फर्स्ट की भी सारी वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम लोगों को अपने इस वीडियो में पढ़ना है हर्ट्ज तथा लेनार्ड का प्रेक्षण। हर्ट्ज तथा लेनार्ड का प्रेक्षण। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें चित्र बनाने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो को आगे कर रहा हूँ। ठीक है,
तो मैं चित्र को बना लेता हूँ, उसके बाद फिर वीडियो को रिप्ले करता हूँ। हाँ तो प्यारे बच्चों, आइए अब हम जो है इस वीडियो में इस चित्र को समझते हैं थोड़ा सा, और फिर उसके बाद जो है इसको डिफाइन करते हैं। हालांकि सारे बच्चों को ये चीज़ें आसानी से नहीं समझ में आती है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये चित्र आपको बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है, मैं इसको बहुत ही स्लोली और आराम से आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें कौन सा पार्ट क्या है और क्यों लगाया गया है। तो ध्यान से देखिए, ये जो पार्ट है ये आपका बैटरी है। ये क्या है? आपका बैटरी है, जो कि परिपथ में वैद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए लगाया गया है, ठीक। इसका कार्य है यहाँ तक विभव पहुंचाना, इनके प्लेटों के बीच विभवांतर उत्पन्न करना, ठीक। और ये चीज क्या है आपका? तो ये जिसको आप स्विच बोलते हो, कुंजी बोलते हो, तो ये आपका क्या है? कुंजी है, ठीक है। और ये पार्ट क्या है? तो ये है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर है। और ये सारी प्लग कुंजियां हैं, ठीक है। और ये पूरा सेटअप को बोलते हैं दिक् परिवर्तक, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज जो पूरा लगा, ये दिक् परिवर्तक है, दिक् परिवर्तक, ठीक। दिक् परिवर्तक का काम क्या है? यहाँ पे बैटरी की डायरेक्शन को चेंज करना, ठीक है। बैटरी की डायरेक्शन को चेंज करना, चेंज करने का मतलब है कि जहां पे बैटरी का प्लस टर्मिनल जुड़ा है वहां पे निगेटिव कर देना, जहां निगेटिव जुड़ा है वहां पे पॉजिटिव कर देना, मतलब बिना तार को खोले, ठीक है, बिना तार को बदले हम इसके द्वारा आसानी से बैटरी के कनेक्शन को पलट सकते हैं। इसलिए इस दिक् परिवर्तक का यूज किया। कैसे पलटेंगे ना, अभी सारी चीजें हम आपको कार्यप्रणाली के साथ बताएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये वोल्ट मीटर लगाया। वोल्ट मीटर क्यों लगाया गया? तो वोल्ट मीटर इसलिए लगाया गया है कि परिपथ में कितना वोल्टेज की धारा प्रवाहित हो रही है इसका पता लगाने के लिए वोल्ट मीटर लगाया गया। और ये क्या है अपना, ये जो सेटअप लगा, ये इसका नाम है विभव विभाजक, विभव विभाजक, ठीक है तो ये धारा नियंत्रक, परंतु इस समय इसका यूज किसके रूप में किया गया है? विभव विभाजक के रूप में किया गया है, ठीक है। तो इसका ये धारा नियंत्रक का उपयोग हम कर रहे हैं किसके रूप में? विभव विभाजक के रूप में। और ये क्या है आपका? तो ये एक निर्वात बल्ब है। ये क्या है? ये जो है पूरा का पूरा एक निर्वात नली कह सकते हो या निर्वात बल्ब है, निर्वात बल्ब है, ठीक है। और ये निर्वात बल्ब में दो प्लेटें हैं, निर्वात बल्ब में क्या है? दो प्लेटें हैं, ठीक है। एक P1 है और एक P2 है, दोनों धातु की दो प्लेटें हैं, ठीक है। तो जैसे एल्युमिनियम धातु की दो प्लेट ले लिया जाए, तो इसी प्रकार की धातु की दो प्लेटें हैं जिसको हम संवेदक पट्टिका भी कहते हैं, संवेदी पट्टिका, ठीक है। संवेदी पट्टिका का मतलब जिस पर कम प्रकाश की मात्रा प्रवाहित आपतित करा के ही आसानी से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित किया जा सके, ऐसी धातुओं को संवेदी पट्टिका भी कहते हैं, ठीक है। ये विंडो है, खिड़की, खिड़की का मतलब ऐसी खिड़की है जिससे प्रकाश आएगा। क्या आएगा? जैसे रूम में अंधेरा हो जाता है तो हम लोग कहते हैं ना, अगर एक खिड़की होता, एक रोशनदान होता तो प्रकाश आता ना। तो ठीक उसी प्रकार से प्रकाश को के आने के लिए यहाँ पे एक विंडो लगाया गया है, खिड़की लगाया गया है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, अब हम जो है इस प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। तो प्रैक्टिकल को स्टार्ट करने के लिए हम करने क्या वाले हैं? कुंजी 2 को पहले ऑन करने वाले हैं आज, ठीक है। कोई भी एक सेट तैयार करेंगे, मतलब एक कुंजी को पहले ऑन करेंगे। तो आप थोड़ा सा समझो मेरी बात को, ठीक है। पहले इस परिपथ को समझने के पहले, इसकी क्रियाविधि समझने के पहले छोटी सी बात हो, इसको समझ लो, कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, इसको समझने के लिए उस कॉन्सेप्ट को समझ लो, परिपथ आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक। अब देखो ये दो पट्टियां हैं, ये दो पट्टियां हैं, ठीक है। इस पर जब प्रकाश आएगा तो ये धातु की पट्टी है, ठीक है। तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएगा, आपको ही पता है। इससे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर आ जाएगा, ठीक। और अगर ये पट्टी ऋणावेशित है, ये पट्टी क्या है? ऋणावेशित है, और ये पट्टी क्या है? धनावेशित है। तो ये धन आवेश वाली पट्टी इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और ये ऋण आवेश वाली पट्टी से इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन किधर की ओर चल पड़ेगा? इस पट्टी की ओर चल पड़ेगा, ठीक है। ये सीधी सी बात है।
और अगर इन प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वो न्यूनतम है, तो ये जो घटना यानी ये जो बल लगने वाला है एक पट्टी से दूसरी पट्टी की ओर इलेक्ट्रॉन पर, वो बल कम लगेगा। ठीक, यानी कि वो जो बल है वो सीधा सीधा समानुपाती है किसके, विभवांतर के। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो बल है यहाँ पे वो किस पर डिपेंड कर रहा है, दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर पर डिपेंड कर रहा है। ठीक, अब अगर हम इसको क्या कर दें, देखो ये तो बात ये हुई। अब जैसे जैसे हम दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर बढ़ाते जाएंगे, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ पे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल बढ़ता जाएगा, और इलेक्ट्रॉनों की इधर से उधर जाने वाली संख्या जो है वो भी बढ़ने लगेगी। ठीक है, और फिर जब हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कनेक्शन कर देंगे। उल्टा कनेक्शन का मतलब ये हुआ, उल्टा कनेक्शन का मतलब ये हुआ। अब इस प्लेट को हम धन विभव दे देते हैं। ठीक है, बहुत सूक्ष्म धन विभव दे देते हैं अभी। ठीक है, अपने पास वो तो है ना वोल्ट विभव विभाजक, इसके बाद बहुत छोटा सा वोल्टेज, लगभग नगण्य वोल्टेज, शून्य वोल्टेज के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से प्रकाश जब आएगा तो इससे इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। ठीक है, जब उत्सर्जित करेगा तो यहाँ पे बहुत न्यूनतम मान का जो है विभवांतर लगाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस धन आवेश के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगेगा और इसके द्वारा प्रतिकर्षण बल लगेगा वो बहुत कम लगेगा। ठीक है, तो जिन इलेक्ट्रॉनों के पास ज्यादा एनर्जी है वो इधर जाएंगे। अब हम इसके बीच वोल्टता को बढ़ाते जाएंगे तो वोल्टता इज प्रोपोर्शनल टू माइनस है, क्योंकि गति के विरुद्ध यहाँ पे बल लग रहा है। ठीक है, तो ये उल्टा हो गया। ठीक है, उल्टा ये हो गया कि डेल्टा वी सॉरी एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस का डेल्टा वी। रिवर्स वोल्टता को हम बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये ठंडी है, बोर्ड कम साफ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला, उल्टी डायरेक्शन में लगने वाला बल क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। और जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं वो धीरे धीरे रुकने लगेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो आखिरी यानी जिसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी था वो इलेक्ट्रॉन भी जाना क्या कर देगा, बंद कर देगा। ठीक है, तो बस यही छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर यहाँ पे हमको इस चित्र से पूरा का पूरा डिफिनेशन समझना है और इसकी पूरी की पूरी क्रियाविधि समझनी है, और थोड़ा सा इसके बीच क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। तो आइए समझते हैं। अब देखिए मैंने कहा ना इसमें दो कंडीशंस हैं, तो नंबर एक कंडीशन को हम समझने के लिए पहले कुंजी 2 को आप करेंगे। ठीक है, तो जब कुंजी 2 बंद हो तो उस कंडीशन में हम समझने वाले हैं कि क्या होगा। ठीक, आइए बंद करते हैं कुंजी 2 को। ठीक है, पहले तो हम क्या करेंगे, इस विभव विभाजक से क्या करने वाले हैं, एकदम इसको यहाँ पहुंचा देते हैं। ठीक है, इस सिरे पर। ठीक, और कुंजी 2 को बंद कर दिया, लो बंद कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा ध्यान से समझिए। इधर से जो बैटरी के प्लस टर्मिनल से जो पॉजिटिव आवेश हैं वो इधर से आएंगे और इस विभव विभाजक के इस सिरे से होता हुआ यहाँ पे पहुंचेगा, और इधर देखेंगे तो ये खुला है, इधर कोई आवेश नहीं जा पाएगा। इधर से ये आवेश होता हुआ जो है इस सर्किट से होता हुआ कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे। इस समय ये जो है प्लेट P2 धनावेशित हो जाएगा। ठीक, और यहाँ इस कुंजी के ऑन होते ही जो है इस ऋण प्लेट से बैटरी के ऋण आवेश आना स्टार्ट हो जाएगा। बैटरी के ऋण प्लेट से क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, ऋण आवेश इधर इस वायर के माध्यम से होता हुआ ऐसे आएगा, और यहाँ से घूम के यहाँ इस कुंजी 2 के माध्यम से होता हुआ ऐसे ऋण आवेश पहुँच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ इस प्लेट पे क्या पहुँच जाएगा, ऋण आवेश। ठीक, तो इस समय जब हम कुंजी 2 को आप करते हैं तो प्लेट P1 अपना ऋणावेशित और प्लेट P2 क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। ठीक, प्लेट P1 ऋणावेशित और प्लेट P2 क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। ठीक, अभी इस खिड़की को थोड़ा सा ओपन करेंगे, थोड़ा सा। ठीक है, तो जब थोड़ा सा खोलेंगे इस खिड़की को तो इसमें से प्रकाश की तरंगें आना स्टार्ट हो जाएंगी, थोड़ी सी कम तीव्रता कम आवृत्ति की। ठीक है, प्रकाश तरंगें आना क्या हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी। तो जब प्रकाश तरंगें आना स्टार्ट हो जाएंगी तो होने क्या वाला है कि यहाँ इस, क्योंकि ये ऋण आवेशित है, इस पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो जब प्रकाश तरंगें आएंगी तो प्रकाश तरंगों में ऊर्जा होती है कितना, h न्यू। ठीक है,
तो ये ऊर्जा जब धातु की सतह पर पहुंचेगी तो इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षा से निकलने के लिए जितनी आवश्यक ऊर्जा है जैसी उनको मिलेगी वो इलेक्ट्रॉन इस कक्षा को छोड़कर बाहर निकल आएंगे। ठीक है। और अगर अधिक इलेक्ट्रॉन वाले अधिक ऊर्जा वाला फोटान आया तो उससे क्या होगा, मतलब यहाँ पे जब हम खिड़की को खोलेंगे ना तो विभिन्न ऊर्जा वाले फोटान आएंगे। कुछ फोटानों के पास कम ऊर्जा होगी, कुछ फोटानों के पास ज्यादा ऊर्जा होगी। ठीक है। तो ऐसे करके अलग अलग ऊर्जा के कई सारे फोटान आने वाले हैं। ठीक है। तो जब वो फोटान यहाँ पे पड़ेंगे इन धातु की सतह पे उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर पड़ेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन उसकी ऊर्जा को ग्रहण कर लेंगे। उसकी ऊर्जा को क्या करेंगे, ग्रहण कर लेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन फोटानों की ऊर्जा को ग्रहण करेंगे तो उनको जितनी बंधन ऊर्जा की आवश्यकता है, मतलब जो ऊर्जा उनको इस परमाणु में बांधे रखती थी, ठीक है, उतनी ऊर्जा जैसे ही मिलेगी वो बंधन ऊर्जा को तोड़कर, यानी जो बंध बना था, जिस बंध के द्वारा वो बंधे थे परमाणु की कक्षाओं में, उस बंध को तोड़कर मुक्त होकर कहाँ जाएंगे, परमाणु से बाहर आ जाएंगे। ठीक है। अर्थात धातु की सतह से निकल आएंगे। अगर फोटान के द्वारा मिली ऊर्जा केवल इतनी ही थी कि वो कक्षा से उत्सर्जित हो सके, परमाणु से धातु की सतह से उत्सर्जित हो सके, तो वहीं उत्सर्जित होकर रुक जाएंगे। वहीं उत्सर्जित होकर क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। और अगर उनको ऊर्जा इतनी मिली कि जितनी आवश्यक थी कक्ष परमाणु से निकलने के लिए, उतनी ऊर्जा प्लस उससे कुछ और ज्यादा ऊर्जा मिल जाए। ठीक है। तो जो ऊर्जा जो है इलेक्ट्रॉन को निकलने में खर्च हुई वो तो खर्च हो गई, उसको कार्यफलन कहते हैं। और जो बची ऊर्जा है वही ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगी किसके रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में। और उस गतिज ऊर्जा के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से चलकर कहां पहुंचेंगे, इस प्लेट पर। क्यों? क्योंकि अभी हमने बहुत ही सूक्ष्म विभवांतर उत्पन्न किया है, इतना कम विभवांतर उत्पन्न किया है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ है उस पर इन प्लेटों के द्वारा कोई बल ही नहीं लग रहा है। ठीक है। तो इस कंडीशन में यहां से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन में से वही इलेक्ट्रॉन केवल यहां तक जा पाएंगे जिन इलेक्ट्रॉनों के पास खुद की अपनी ऊर्जा है वहां तक जाने की। ठीक है। तो इस समय जो है धारा का प्रवाह आरंभ हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है अब ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर जाने लगे, पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया और धारा का प्रवाह क्या होने लगेगा, आरंभ हो जाएगा। ठीक है। और जो वोल्टेज लगा है उस टाइम पर वो वोल्टेज इस धन प्लेट की ओर वोल्ट मीटर पर पहुंच रहा है, इस ऋण प्लेट से होता हुआ इस वोल्ट मीटर के ऋण टर्मिनल पे पहुंच रहा है, अर्थात वो वोल्टेज इस वोल्ट मीटर से माप लेंगे। ठीक है। और अगर हम इसके बीच ग्राफ खींचे अब, ठीक है, अगर हम क्या करें, एक ग्राफ खींचे तो वो ग्राफ इस प्रकार से होगा। ठीक है। इस ग्राफ में जो हम ग्राफ खींचने वाले हैं इस लाइन पर दिखाएंगे विभवांतर को, ठीक है, और इस पर दिखाने वाले हम धारा के मान को। इस लाइन पर किसको दिखाने वाले हैं, प्रकाश धारा को। ठीक है। क्रियाविधि समझते चलेंगे और जैसा समझा रहे वैसे नोट कर लेंगे और उसकी सहायता से ग्राफ को खींचते चलेंगे। तो आपको पता है ना कि जब देखो तो पहले क्या हुआ कि हम बहुत न्यूनतम मान की आवृत्ति को यहाँ पे प्रवाहित कराए तो इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित हुआ उसमें से जो है, जो मान लीजिए कि यहाँ पे जो प्रकाश आ रहा है उसकी तीव्रता कितना है, I1 है। तो I1 तीव्रता की जब हम प्रकाश आपतित करा रहे हैं तो क्या हुआ कि जिन इलेक्ट्रॉनों के पास इतनी ऊर्जा हो गई तो कि वो अपना इस प्लेट से उस प्लेट की ओर जा सके, वो प्लेट से उस प्लेट की ओर जाने लगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो उनके द्वारा कुछ धारा प्रवाहित होने लगी। तो मान लिए हम कि जो है उसके द्वारा इतनी धारा प्रवाहित हो रही, कितनी, इतनी धारा प्रवाहित हो रही। ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस दिक परिवर्तक की इस नोक को ना थोड़ा सा इधर खिसकाएंगे। तो इधर खिसकाएंगे तो लंबाई बढ़ेगा, लंबाई के साथ विभव में परिवर्तन होगा। आपको याद ना विभव प्रवणता, फिजिक्स फर्स्ट में पढ़ा होगा आपने, क्या, विभव प्रवणता V/dl, ठीक है, या डेल्टा x, दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगा तार का वैसे वैसे विभवांतर बढ़ेगा। ठीक है। तो उसी सिद्धांत पर अपना विभव विभाजक काम करता है। जैसे जैसे यहाँ से लंबाई बढ़ाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे होगा क्या, इस प्लेटों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा और यहाँ पे लगने वाले इलेक्ट्रॉन पर जो विभवांतर के द्वारा बल लगेगा
उसका मान बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, उसका मान बढ़ना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित हुए अब उन पर इस प्लेट के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रतिकर्षण बल भी लगने लगेगा और इस धन प्लेट के द्वारा आकर्षण बल भी लगने लगेगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन अभी उत्सर्जित हुआ था वहां तक नहीं जा पा रहा था, अभी तक केवल वही इलेक्ट्रॉन जा रहे थे जिनके पास खुद की ऊर्जा थी वहां तक जाने के लिए। तो जिनके पास खुद की ऊर्जा नहीं थी अब धीरे धीरे वो भी उधर जाने लगे, क्योंकि उन पर अब ये आकर्षण बल लगाने लगा और ये प्रतिकर्षण बल, ये प्लेट, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन भी उधर जाने लगेंगे। तो धीरे धीरे धारा का मान बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और एक निश्चित विभवांतर के बाद जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाएंगे एक टाइम ऐसा आएगा कि एक निश्चित विभवांतर पर यहां से उत्सर्जित सारे इलेक्ट्रॉन P2 पर पहुंचने लगेंगे, प्लेट P1 से उत्सर्जित सारे इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 पर पहुंचने लगेंगे, ठीक है। तो जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन प्लेट P1 से निकलकर P2 पर जाने लगे तो अब हम चाहे जितना विभवांतर स्थापित कर दें कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है, तो अब उसकी संख्या बढ़ेगी कैसे, ठीक है। तो एक निश्चित वोल्टता के बाद धारा का मान बढ़ना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। तो अपना ग्राफ इस प्रकार से एक सरल रेखीय हो जाता है, धारा की दिशा में बढ़ता नहीं है। तो ये कब के लिए है, जब हमने तीव्रता कितना रखा था, I1 रखा था, इंटेंसिटी I1 रखा था, ठीक। आइए थोड़ा सा और समझते हैं, अगर हम क्या कर दें, इसकी तीव्रता को थोड़ा सा बढ़ा दें, तीव्रता को थोड़ा सा क्या कर दें, बढ़ा दें, I2 कर दें, ठीक है, तो और ज्यादा फोटान आने लगेंगे, और ज्यादा ऊर्जा वाले फोटान आने लगेंगे। तो होगा क्या कि जो धारा का मान यहाँ से शुरू हुआ था शुरू में, अब वो धारा थोड़ा सा और बढ़ जाएगी। अगर इसकी तीव्रता का दुगना कर दें उस तीव्रता को हम, तो जो धारा इतनी शुरू हुई थी ना इसके दुगने के बराबर शुरू हो जाएगी, तो उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। ठीक, ये तो उस कंडीशन के लिए जब कुंजी 2 बंद हो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कुंजियों के कनेक्शन को चेंज करते हैं, ठीक। सेकंड कंडीशन लागू करते हैं इस पर, ठीक है। कंडीशन नंबर सेकंड, अब हम कुंजी 2 को खोल देंगे और जब कुंजी 1 बंद हो, बंद हो, ठीक है। तो अब हम कुंजी 1 को बंद करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो जब हम कुंजी 1 को बंद करेंगे 2 को खोल देंगे, 2 को क्या कर देंगे, खोल देंगे और कुंजी 1 को बंद करेंगे, 1 को, ठीक है। तो क्या होगा, अब ध्यान समझिए, इधर से जो धन आवेश आने वाला था वो अब इधर नहीं बल्कि इधर जाएगा, इधर। तो अब ये प्लेट अपना धनावेशित तो हो जाएगा, ठीक है। और इधर से जो ऋण आवेश आने वाला था वो अब इधर से घूमकर इधर नहीं जा पाएगा बल्कि यहाँ से घूमता हुआ फिर ऐसे आएगा और इस प्रकार से यहाँ पे पहुंचेगा। तो ये प्लेट हो जाएगा अब आपका ऋण आवेशित, ठीक है। तो जब हम प्रारंभ में एक छोटा सा शून्य विभवांतर स्थापित करेंगे, तो शून्य विभवांतर स्थापित करने पर पहले इतनी धारा जा रही थी I1 तीव्रता पर और I2 तीव्रता पर, इतनी धारा जा रही थी, तो इतनी जा रही होगी, इतने इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे होंगे, ठीक। जैसे जैसे अब हम वोल्टता को बढ़ाएंगे तो अब इस समय क्या होगा, इन प्लेटों के बीच जो बल अभी तक उधर लग रहे थे इलेक्ट्रॉनों पर, अब वो बल किधर लगेंगे, इन इलेक्ट्रॉनों पर ये बल अब इधर लगने वाले हैं, ठीक। कैसे, धनावेश इधर हो गया तो धनावेश इस ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा और ये ऋण प्लेट इस ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगी। तो जो बल लगेगा वो अब इस पर इधर की ओर लगने वाला है। तो अभी शुरू में जब 0 विभवांतर के बराबर मतलब नगण्य विभवांतर स्थापित किया है तो उस समय ज्यादा ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन तो उधर जा ही रहे थे, ठीक। अब जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उस पर लगने वाला बल क्या होगा, बढ़ने लगेगा। और जब बढ़ने लगेगा जैसे जैसे, वैसे वैसे इधर से उधर जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने लगेगी। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसे जैसे कम होगी, I इक्वल टू आपने पढ़ा ना NE/T, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे कम होंगे वैसे वैसे क्या होगा कि इसमें प्रवाहित धारा का मान भी कम होने लगेगा और अपना ग्राफ जो है वो ऐसे नीचे आने लगेगा। विभव ऋणात्मक दिशा में बढ़ा रहे हैं ना, उल्टी दिशा में, इसलिए अब जो है जब इधर की ओर विभव को बढ़ाएंगे तो ऋणात्मक वोल्टेज होगा, रिवर्स वोल्टता होगी। तो जैसे जैसे रिवर्स वोल्टता का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे उधर जाने वाले इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले बल का मान बढ़ेगा और उधर जो ज्यादा ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन जा रहे थे उनकी भी संख्या धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो जाएगी और घटते घटते एक टाइम ऐसा आएगा कि घटकर कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक। तो जिस निश्चित वोल्टता पर ये सब क्रिया होती है, प्रकाश धारा का मान घटकर शून्य हो जाए, उस निश्चित वोल्टता को बोलते हैं निरोधी विभव। इसको लिखते किससे हैं, V0 से लिखते हैं,
ठीक है। इसी प्रकार से जब I2 तीव्रता का प्रकाश इस पर हम प्रवाहित कराएंगे और आपतित कराएंगे तो उसमें भी क्या होगा, जैसे जैसे रिवर्स वोल्टता को हम बढ़ाना स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी प्रकाश धारा का मान घटकर एक निश्चित वोल्टता पर फिर से क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और इसी निश्चित वोल्टता को क्या बोलेंगे, निरोधी विभव। तो अगर निरोधी विभव की डिफिनीशन लिखनी हो तो निरोधी विभव को ऐसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, प्लेट P1 व P2 के बीच, ठीक है, निरोधी विभव, निरोधी विभव, ठीक है, क्या हो जाएगा इसकी डिफिनीशन, प्लेट P1 व P2 के बीच लगाया गया वह न्यूनतम विभवांतर, लगाया गया वह न्यूनतम विभवांतर, नहीं, लगाया गया वह न्यूनतम रिवर्स विभवांतर। ठीक है, रिवर्स का मतलब मैंने उल्टी दिशा में लगाया, जो धन प्लेट होनी चाहिए थी वो ऋण प्लेट है, जो ऋण प्लेट होनी चाहिए वो धन प्लेट है, या ऐसे लिख दो, लगाया गया वह न्यूनतम रिवर्स विभवांतर, जिस पर प्रकाश धारा घटकर शून्य हो जाए, उसे निरोधी विभव कहते हैं। निरोधी विभव कहते हैं। इसे किससे लिखते हैं, तो इसे V0 से, कैपिटल V0 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो अब हम इसको यहीं ब्रेक करेंगे और बाकी की चीज़ों को अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक सूत्र है, उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, बस थोड़ा सा 1 मिनट और पढ़ाएंगे। तो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए निरोधी विभव क्या है। निरोधी विभव आपने पढ़ा होगा ना, V बराबर W/Q। ठीक है, ये सूत्र पढ़ा है आपने। ठीक है, तो यहाँ से अगर निरोधी विभव की बात करें, निरोधी विभव से, तो आपको पता है ना कि इस निरोधी विभव पर अधिकतम ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन ही रुकते हैं, क्योंकि निरोधी विभव द्वारा अधिकतम ऊर्जा वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉन भी रुक जाते हैं, ठीक है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन भी रुक जाते हैं। ठीक है, जब प्रकाश इलेक्ट्रॉन भी रुक जाते हैं तो क्या हो जाता है, इस समय जो है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रुक जाते हैं, इस समय परिपथ में प्रवाहित धारा का मान शून्य हो जाता है। तो इस समय जो ऊर्जा होती है ना, उतनी ऊर्जा आवश्यकता होती है इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए धातु की सतह से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सूत्र पढ़ा ना, V बराबर W/Q। तो विभव V इक्वल टू हो जाता है, W बराबर हो जाएगा VQ। W बराबर क्या हो जाएगा, VQ। और अगर इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो इसको हम W बराबर V इंटू E लिखते हैं। ठीक है, या जिसको W बराबर EV लिखते हैं। ठीक, और निरोधी विभव की बात होगी तो ये क्या हो जाएगा, W बराबर EV नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर W बराबर क्या हो जाएगा, EV नॉट हो जाएगा। ठीक, EV नॉट। ठीक है, और ये जिसको हम बोलेंगे कार्यफलन। ठीक है, अतः यह कार्यफलन का समीकरण है। कार्यफलन है क्या भाई,
तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। ठीक, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन, यार बहुत लंबा हो जा रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। ठीक, इसे W से प्रदर्शित करते हैं या फाई से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो इसका जो ये जो ऊर्जा है, कार्य ऊर्जा प्रमेय से ऊर्जा बराबर कार्य हो जाएगा। तो कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है वो इतनी होगी। तो E बराबर भी यहाँ से हो जाएगा EB0 जूल। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है मिलने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है।